अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर में एक और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। लाश मुल्जिमान ने नाले में फेंक दी, जबकि गाड़ी सत्तू कतला के इलाके से बरामद हुई। क्या पुलिस मुल्जिमान को ट्रेस करने में कामयाब हो सकी और इस कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? मकतूल के वुरसा अपने बच्चे के कत्ल के हवाले से क्या राय रखते हैं और सोशियोलॉजिस्ट ऐसे कत्लों के हवाले से माशरे पर पड़ने वाले असरात के हवाले से क्या कहते हैं? ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हर साल तकरीबन 450 से 500 अफराद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर बड़ी तादाद जो है वो दुश्मनियाँ, ज़मीन के तनाज़ात, घरेलू झगड़े और दीगर मसाइल जो हैं उसमें शामिल होते हैं। कुछ अफराद वारदात के दौरान कत्ल हो जाते हैं, यानी डकैती मज़ाहमत पर। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान एक ऐसा फिगर भी मंजर आम पे आना शुरू हुआ है जो अब इससे पहले नहीं होता था, यानी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवर्स का कत्ल जो है वो भी मंजर आम पे आया है। रवां साल भी हाल ही में एक ऐसा कत्ल हुआ जिसके अंदर टैक्सी ड्राइवर के अगवा का मुकदमा थाना सत्तू कतला में दर्ज हुआ, क्योंकि एक तो वो मिल नहीं रहे थे और दूसरा उनकी गाड़ी जो थी वो सत्तू कतला के इलाके में खड़ी मिली और वो खुद जो थे वो लापता थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उनकी लाश, जो टैक्सी ड्राइवर थे, उनकी लाश यहाँ उनके घर के करीब ही नाले से बरामद हुई, जिसके बाद दफात में 302 जो थी, कत्ल की दफा जो थी मुकदमे में दर्ज कर ली गई। मकतूल के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, अब तक मुकदमे के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है और उनके बेटे के कातलों का कुछ पता चल सका, क्या वजूहात थी, क्या मुहर्रिकात थी, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि आपका जवान बेटा यूँ कत्ल कर दिया गया। ज़रा तफसीलन बताइएगा कि आपको क्या मालूम हुआ, बेटे की क्या रूटीन थी, उस रोज़ वो कब निकले घर से, क्या राब्ते में थे कि नहीं? रात को 2:45 बजे निकले हैं जी। रात को 2:45 बजे निकले हैं यहाँ से जी, घर से और उसके बाद उसने कार आना था 7 बजे, सुबह 7 बजे। हाँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ने जाना था तो वो नहीं आए, तो उन्हें फ़ोन किया तो उसके बाद हमें एक खरखराई सी आवाज़ मिली 7:53 पे। तो उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो सका उससे। हम फिर ढूंढना शुरू कर गया हमने, तो जाके फिर सत्तू कतला से पता चला ये गाड़ी लगी है किसी के साथ। अच्छा, आप लोगों की गाड़ी? हाँ। यानी जो वो गाड़ी चलाते थे। तो उस औरत ने कोई कंप्लेंट की है कि ये मुझे हरासा कर रहे हैं, इस गाड़ी नंबर। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ये ऐसे ऐसे बंदा, मतलब मेरे भांजे को फ़ोन किया कि ये ऐसे ऐसे बंदा, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस ने हमें फ़ोन किया कि आपकी गाड़ी वहाँ पे है। तो बाद में थोड़ी देर बाद गाड़ी वहाँ से मिली। उसके बाद हमने बॉडी तलाश करना शुरू की हॉस्पिटलों में, इधर उधर नज़दीक जितने हॉस्पिटल थे, तो चेक करते रहे, में नहीं मिली। तीसरे दिन जाकर बॉडी मिली है ये मनावा साइड से नाले में। वहाँ हुई तस्दीक हुई कि ये बॉडी इसकी। आपके बेटे की वैसे अंकल रूटीन क्या थी, कितने बजे वो जाते थे और कब से ये टैक्सी चला रहे थे? मेरा 1.5 साल से चला रहे थे, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम भी हो गया था। ये गाड़ी उसके पास साल से करीब हो गया था। साल से गाड़ी चला रहे थे। कितने बजे जाते थे अमूमी तौर पे? पहले तो फर्स्ट टाइम ही जाता था ना, रात को आ जाता था। उसके बाद उसने अपनी गुज़रात के लिए ये मामला किया कि एक ड्राइवर हायर कर लिया, उसको रख लिया कि सुबह को तू चला,
रात को मैं चलाता। तो जिस वक्त वो आता था, कभी वो 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे भी आ जाता था, उस वक्त वो निकल जाता था। उस दिन रात को 2:45 बजे वो आया है, 3 बजे के करीब ये निकला है। कोई राइड आई थी उसके लिए गए थे या वैसे ही घर से निकले 2:45 बजे? मुझे नहीं है पता, राइड आई होगी शायद, ये नहीं पता कि ये राइड आई है, क्योंकि वो तो घर से चला गया था। तो राइड का तो काम फिर बाहर जाके ही होता है ना, क्या है। उनकी वैसे रूटीन क्या थी? कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुआ हो, कुछ उन्होंने आपको बताया हो? कभी कुछ भी नहीं बताया, लड़ाई झगड़ा किसी वक्त भी मेरे साथ इस किस्म की कोई बात शेयर नहीं की। आपके साथ ही रहते थे? शादीशुदा थे? कितना अर्सा पहले शादी? 12 साल पहले। कितने बच्चे? 4। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा आपके बेटे के साथ? समझ नहीं आ रही क्या हुआ अभी तक। तो कुछ ऐसे ही, हमारी ना तो किसी से दुश्मनी थी, मजदूरी करने वाला बंदा था। मजदूरी है ना, वो सारा दिन गाड़ी चलानी। तबीयतन कैसे थे? बड़ा हलीम तबीयत बंदा था। ये नहीं था कि बात बात पर गुस्सा कर लेना, छोटी मोटी बात हो जाए तो उसको आई गई कर देते थे, किसी से भी अवॉइड कर देते थे। उनकी जो अहलियां हैं, आपने उनसे पूछा कि कभी उनको इन्होंने बताया हो कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई किसी बंदे से खतरा है या कोई चपकली चल रही है? कुछ सबको भी नहीं कुछ पता है। मैंने उससे खरीद के पूछा है। कैसे जब आपको मालूम हुआ, आपको पता चला कि आपके बेटे की लाश जो है वो मनावा के इलाके में नाले में पड़ी हुई है, तो किस तरह से कत्ल किया हुआ था? बॉडी की हालत कैसी थी? बॉडी पहले तो 2 दिन डिप रही है, तीसरे दिन जब ऊपर आई है तो इलाके वालों ने थाने में फ़ोन किया। थाने वालों ने हमें फ़ोन किया। हम थाना सतू कतला जा रहे थे, उस वक्त वहाँ पहुँचे हुए थे, तकरीबन करीब थे। तो रास्ते में फ़ोन आ गया, जी ये ऐसे ऐसे बॉडी मिली है। हम वहाँ से वापस आए हैं, तो आके देखा तो उसी की बॉडी थी। कैसे कत्ल किया हुआ था? गन इस्तेमाल हुई थी, सर में गोली एक तरफ से लगी, दूसरी तरफ से निकल गई। गाड़ी आप लोगों को मिली, गाड़ी के अंदर खून वगैरह था, शीशे वगैरह टूटे हुए थे क्या? एक साइड का शीशा टूटा हुआ था। अच्छा जी। तो खून था गाड़ी में। इसका मतलब है कि गाड़ी के अंदर कत्ल करके फेंका गया। बाकायदा प्लानिंग से किया गया काम। ये आपको कैसे लगता है कि प्लानिंग से कत्ल किया? क्योंकि जो 1 मिनट में गाड़ी जा रहा है ना बंदा, तो कैमरे बता रहे हैं कि किसी कैमरे के आगे नहीं आ रहा बंदा। मोबाइल फ़ोन पैसे वगैरह लेके गया या पास थे? कुछ नहीं छोड़ा उसने, गाड़ी के कागज भी ले गया। तो जिस खातून के साथ गाड़ी टकराई थी, उस खातून ने बताया कि वो कितने लोग थे जिन्होंने जो गाड़ी चला रहे थे, जिन्होंने बगौल उसके 3 लोग थे। तो वो उसका तो काम यहीं पे करके चले गए हैं ना, क्योंकि वो घबरा के गाड़ी लगी है, शायद हमारा आइडिया है। लेकिन अगर यहाँ पे कत्ल करके लाश फेंकी है मनावा के इलाके में और वो यहाँ से बाबरा टाउन गए हैं, तो कम से कम आधा पौना घंटा तो बाबरा टाउन जाने में लगेगा। घंटा पूरा लग जाता है। जिस तरह वो गया उस घंटे से भी ज़्यादा लगा होगा।
ऐसे ऐसे घूम घूम के गया ना, सीधा तो गया ही नहीं है। सीधे तो उसको पता है ये भी कि कैमरे कहाँ पे हैं, ये सेंस रखता है वो बंदा। खातून ने क्या बताया? आपकी मुलाकात हुई खातून से? मेरी नहीं मुलाकात हुई, पुलिस वालों ने उससे इंक्वायरी की है, गाड़ी उसके साथ लगी है। तो फिर उसने फ़ोन किया पुलिस को, वो उसका नंबर उसने दे दिया हुआ था, तो फ़ोन कर दिया उन्होंने। तो उसी नंबर से फिर उसी ट्रेस करके उन्होंने हमें फ़ोन किया, जिसके नाम गाड़ी थी उसको फ़ोन कर दिया। औरत ने क्या बताया? किस तरह के हुलिये थे बंदों के? क्या कह रहे थे? नकाब किए हुए। जब गाड़ी लगी तभी निकाब किए हुए थे? वो कह रही थी हरासा कर रहे हैं मुझे। तो आप किस तरह का हरासा? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और कितने बजे गाड़ी लगी है सुबह? ये नहीं, उन्हें परफेक्ट नहीं पता, ये कोई 7 के करीब टाइम होगा। 7 मुदई जो हैं वो आपके भांजे हैं। 7:53 पे इसने वहाँ पे ही फ़ोन उठाया जहाँ वो गाड़ी पार करी। अच्छा, जब कत्ल किया है आपके बेटे को, उसके बाद गाड़ी कत्ल की जगह से टाउनशिप वाबड़ा टाउन तक गई, जहाँ से मिला। इस दौरान कोई कैमरे में नहीं आया? वहाँ ये कैसे आपको पता चला? क्या बताया? वहाँ पे आया कैमरे में, वो पीडी स्टाफ में, उसके अलावा किसी में नहीं आया। मेन रोड पे वो गया ही नहीं, गया ही वो बचते बचाते हैं। काफ़ी शातिर आदमी है। वो तो ऐसे जैसे हायर किया हुआ बंदा है, उजरती कातिल। अंकल, काफ़ी दिन हो गए आपके बेटे को कत्ल हुए हुए, पुलिस ने आपको अब तक क्या बताया? कुछ भी नहीं, ये बता रहे हैं कर रहे हैं जी, अभी तक हुआ कुछ नहीं, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। जिस कंपनी के साथ वो मुंसलिक थे, उस कंपनी ने कुछ बताया कि किसी ने राइड बुक कराई थी? आखिरी कॉल किससे आई थी? कोई रब्ता हुआ उनसे? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। अभी तक इतने रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि पुलिस ने भी आपको अभी तक कुछ नहीं बताया? जिस कंपनी के साथ वो गाड़ी मुंसलिक थी उसने भी नहीं बताया? दुश्मनी आप कह रहे हैं नहीं है, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है? ज़िंदगी का जो आपका तजुर्बा है, आप क्या यानी लोगों से जो बातें पता चलती हैं, लोग आते हैं क्या बताते हैं? गाड़ी जिसकी इनकी अपनी ज़ाती गाड़ी थी, गाड़ी उसके नाम पे थी, गाड़ी तो जाती थी लेकिन उसके नाम पे थी। किसके? वो मेरा भांजा है, इसका सिस्टर इन लॉ भी। ठीक है, भांजे के नाम पे आपकी गाड़ी थी, तो कोई भांजे ने कोई बात बताई हो, किसी रिश्तेदार ने कोई बात बताई हो जहाँ से आपको लगता हो कि ये हुआ होगा? ऐसी कोई भी बात किसी ने भी नहीं बताई। क्या कहेंगे आपके बेटा आपका रोज़ी रोटी कमाने के लिए ये टैक्सी चला रहे थे और इस तरह से कत्ल कर दिया? आप कहते हैं कोई दुश्मनी भी नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में सारे हवाले से? मैं तो इसका यही कहूँगा, ये लाकानूनियत की वजह से था सारा मामला, लाकानूनियत। नहीं तो बंदा सोचे, 1000 दफ़ा सोचे कि ये काम मैं करने लगा हूँ, इसमें गुंजाइश नहीं है, माफ़ी की गुंजाइश कोई नहीं है। तो ये हमारे मुल्क में लाकानूनियत है, इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। और ये यहाँ पे रुकना भी नहीं, आगे भी चलते रहना, क्योंकि लाकानूनियत है। मोबाइल फ़ोन पैसे वगैरह लेके गया या पास थे? कुछ नहीं छोड़ा उसने, गाड़ी के कागज़ भी ले गया। तो जिस खातून के साथ गाड़ी टकराई थी, उस खातून ने बताया कि वो कितने लोग थे जिन्होंने जो गाड़ी चला रहे थे, जिन्होंने बकौल उसके 3 लोग थे। तो वो उसका तो काम यहीं पे करके चले गए हैं ना,
कि वो घबरा के गाड़ी लगी है, शायद हमारा आइडिया है। लेकिन अगर यहाँ पे कत्ल करके लाश फेंकी है बनावा के इलाके में और वो यहाँ से बाबरा टाउन गए हैं तो कम से कम आधा पौना घंटा तो बाबरा टाउन जाने में लगेगा। घंटा पूरा लग जाता है, जिस तरह वो गया उस घंटे से भी ज़्यादा लगा होगा। ऐसे ऐसे घूम घूम के गया ना, सीधा तो गया ही नहीं है। सीधे तो उसको पता है ये भी कि कैमरे कहाँ पे हैं, ये सेंस रखता है वो बंदा। खातून ने क्या बताया? आपकी मुलाकात हुई खातून से? मेरी नहीं मुलाकात हुई, पुलिस वालों ने उससे इंक्वायरी की है, गाड़ी उसके साथ लगी है। तो फिर उसने फ़ोन किया पुलिस को, वो उसका नंबर उसने दे दिया हुआ था तो फ़ोन कर दिया उन्होंने। तो उसी नंबर से फिर उसी ट्रेस करके उन्होंने हमें फ़ोन किया, जिसके नाम गाड़ी थी उसको फ़ोन कर दिया। औरत ने क्या बताया? किस तरह के हुलिये थे बंदों के? क्या कह रहे थे? नकाब किए हुए। जब गाड़ी लगी तभी निकाब किए हुए थे? वो कह रही थी हरासा कर रहे हैं मुझे। तो किस तरह का हरासा? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और कितने बजे गाड़ी लगी है सुबह? ये नहीं मुझे परफेक्ट नहीं पता, ये 7 के करीब टाइम होगा। 7 मुदई जो हैं वो आपके भांजे हैं? 7:53 पे इसने वहाँ पे ही फ़ोन उठाया जहाँ वो गाड़ी पार की। मुदई आपके भांजे हैं और पहले 365 का मुकदमा यानी अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, बाद में कत्ल की दफात शामिल कर दी गई। वो थाने जाते हैं, पैरवी कर रहे हैं, तो पुलिस उनको क्या बता रही है? किस तरह से ये इंश्योर कर रही है कि मुलजमान पकड़े जाएं? कह रहे हैं ये लगे हुए हैं, देख रहे हैं, हम देखें क्या बनता है। इंक्वायरी तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला। और आपका जो खदशात हैं कि हो सकता है कि उनको उजरती कातलों के ज़रिए कत्ल करवाया, इस हवाले से आपने पुलिस को बताया, तो इस पर पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है हम देख रहे हैं, सिमें हम चेक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से निकली, कहाँ गई, कौन है। उनका फ़ोन वगैरह बरामद हुआ? फ़ोन उनका फ़ोन भी नहीं बरामद हुआ? मुलजमान फ़ोन लेके चले गए आपके ख्याल में? जाहिर बात है, और किसी को क्या काम है फ़ोन से। गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स वगैरह निकाले? सारा कुछ हुआ, रांधे हुआ उसका, लेकिन अभी तक ट्रेस कुछ नहीं हो उसका। क्या कहेंगे? बेटा था तो आप कह रहे हैं 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, क्या कहेंगे? किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? असल में हमारे साथ तो जो हुआ आइंदा कम से कम किसी के साथ ऐसे ना हो, वो तो वापस नहीं आ सकता। जो कुछ हो गया है तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम कानून में इतनी लचक ना हो कि कोई भी बंदा बच सके इससे, किसी बेगुनाह का कत्ल ना हो। बंदा 1000 बार सोचे कि मैं ये करने लगा, मेरे पास इसके बाद गुंजाइश कोई नहीं है। जैसे यूएई में, दूसरे मुल्कों में है, बंदा 100 दफ़ा सोचता है कि मैं ये काम करने में गुंजाइश नहीं है, मेरी मौत है। तो यहाँ पे ये है ही नहीं। बिल्कुल लाकानूनियत की वजह से, सारी मेन वजह ही लाकानूनियत और करप्शन। आपको लगता है आपको इंसाफ मिल सकेगा? इस तरह तो नहीं लगता मिल सकेगा। जो हालात हैं इस तरह मुझे नहीं नजर आ रहा कि मिल सकेगा इंसाफ। मतलब इतने दिनों में कुछ नहीं हो सका तो क्या उम्मीद रख सकते हैं? जिस दिन से बॉडी मिल गई है उसके बाद काम स्लो हो गया। बॉडी मिलने के बाद काम स्लो हो गया। पहले स्पीड ठीक थी इनकी, दिन में 4-4, 6-6 मरतबा वो हमारे साथ रब्ता करते थे। अब हम रब्ता करते हैं तो वो अच्छा जी देखते हैं, करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। आप एक बुज़ुर्ग वालिद की गुफ्तगू सुन रहे थे जिनके बेटे को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी घर का ख़र्चा चलाने के लिए ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जो थी उसको चलाते थे। रात को 2:45 बजे के करीब वो राइड करने के लिए गए और उसके बाद सुबह 7:53 पे इनको कॉल आई कि इनकी गाड़ी लग गई है। और फिर 3 रोज़ बाद इनके बेटे की लाश जो है वो मनामा के इलाके से सूए से मिली और इब्तदाई तौर पे यही बताया गया है, आपने खुद भी सुना, कि उनके सर पे गोली मार के उनकी लाश को सूए में फेंका गया, यानी नाले में फेंका गया। इतने रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी अब तक पुलिस जो है वो मुलजमान का ट्रेस नहीं कर सकी।
पुलिस की तफ्तीश में क्यों इतनी सुस्ती जो है वो बढ़ती जा रही है और ये ऑनलाइन सर्विस के ड्राइवर्स का कत्ल क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर भी तफसीलात जानेंगे। पर्टिकुलरली हम इन टैक्सी ड्राइवर्स की बात करें, क्योंकि लाहौर में कई वाक़यात रूनुमा हुए हैं रवां साल, और जिस बंदे के ऊपर हम आज प्रोग्राम करें ये भी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर था जिसको कत्ल कर दिया गया। इधर तो ज़िंदगी रिस्क पे आ गई, यानी कई लोगों के कत्ल से बहुत से लोगों के दिल में खदशात, बहुत सी फैमिलीज मुतासिर होंगी। उसके ऊपर क्या कह रही है? जी, इस पे यही मैं इससे अपनी जो बात करी थी उसी को आगे अगर मैं इससे जोड़ूं तो जब ये सर्विसेज यहाँ पे आई तो इससे बल्कि एक ये भी पहलू उभर कर आया कि इसके थ्रू बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग और स्पेशली ख़वातीन के लिए भी एक ज़रिया इनकम बन सकता था कि अगर एक खातून ही मिसाल के तौर पर टैक्सी ड्राइवर का भी काम कर सकती हैं और एक बड़ा बाइज़्ज़त रोज़ी का तरीका हो सकता था। ये इस किस्म के फियर्स ही हैं, जानो माल का ख़तरा ही है जिससे कि बहुत सारे लोग खौफजदा हैं और इन चीज़ों को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने में एक दिक्कत और एक प्रॉब्लम उभर कर आ रही है। कत्ल या इंजरी या कोई और किसी किस्म का माली नुकसान, ये सब इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। पहली तो चीज़ वही कि हमारे जो माशरे में अदरवाइज़ बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, हर तरीके के समाजी मसाइल जो कि इन चीज़ों का आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते हैं, उनके बढ़ने के साथ साथ भी जो लोगों में एक कह लें लैक ऑफ टॉलरेंस आती है, जो लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन और तशद्दुद का एलिमेंट बढ़ता है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये टैक्सी ड्राइवर्स या ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने वालों को जो ख़तरात लाहक हैं उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया ये भी है, जिसका एक बड़ा सादी सी वजह ये हो सकती है कि कई दफ़ा हमने देखा है कि उसके टैक्सी के किराए या फेयर के ऊपर या महज ऐसी चीज़ों पे बहस कि जी आपने कहा था यहाँ तक जाना है, अब आप मुझे इतना आगे ले गए हैं तो वो फेयर वो नहीं रह सकता या किराया वो नहीं रह सकता। ऐसी बज़ाहिर आम छोटी छोटी बातों पे बहस व मुबाहिसा इस हद तक चला जाए कि लोग एक दूसरे पे कोई एग्रेशन दिखाएं। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स के कत्ल लाहौर में होना मामूल बनते जा रहे हैं। पहले इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे रोनुमा होते थे, लेकिन इस साल कई केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और ज़्यादातर केसेस के अंदर मुल्ज़िमान जो हैं उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आपने मकतूल के वालिद की गुफ्तगू सुनी। वो भी यही कहते हैं कि उनको हरगिज़ मालूम नहीं है कि उनके बेटे को क्यों कत्ल किया गया, ना तो उसकी कोई दुश्मनी थी और जिस तरह से कत्ल किया गया उससे उनको लगता है कि शायद ये डकैती वगैरह भी नहीं और कोई उजरती कातिल जो हैं वो ये काम कर गए हैं। हमारे साथ सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर अक्सा मौजूद हैं। डॉक्टर अक्सा शबीर से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या लगता है कि इस तरह के वाक़यात क्यों रोनुमा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज जिस दौर में हम एंटर हो रहे हैं या गुजर रहे हैं इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। हम ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू हो गए हैं, इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है तब भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और जिस तरह ये टैक्सी सर्विसेज हैं ये भी ऑनलाइन है ताकि आपको एक सहूलत मिल सके और आपको बस स्टॉप पे ना जाना पड़े। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो क्यों कर हो रहे हैं और इसके क्या असरात माशरे पर रोनुमा हो सकते हैं, ये उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह इंसान तरक्की कर रहा है वो आसानियाँ ढूंढ रहा है, अपने आप को ईज़ आउट करने के तरीके जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, जिसमें से ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से मकबूल हो रही हैं। आपने खाना ऑर्डर करना हो, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या अगर आपने सफ़र करना है तो आप बस स्टॉप पे जाने की बजाय ऑनलाइन सर्विसेज जो टैक्सी सर्विसेज हैं उनको करते हैं।
इस तरह के अगर कत्ल जिस तरह ये हो रहे हैं और इसके अंदर मुल्ज़िमान ना पकड़े जाएं तो क्या असरात मुरतब होंगे? शुक्रिया उमर आपका। मैं महसूस करती हूँ कि ये ऑनलाइन सर्विसेज से एक तो हमारी ज़िंदगी में खासी आसानी आ गई है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग का, ई कॉमर्स का या सर्विसेज का रुझान या कह लें कि उसकी अवेलेबिलिटी कदरे लेट आई है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। मैं 2012 से 16 के दौरानिए में यूरोप में जब अपनी PhD कर रही थी तो वहाँ पर तब भी तकरीबन चीज़ें ऑनलाइन के ही मोड पर तब्दील हो चुकी थी, ख्वाह वो कोई टैक्सी वाया ऊबर या करीम या एनी सिमिलर सर्विस मंगवाना, या वो शॉपिंग होना, या वो किसी भी किस्म की और सहूलत का होना। यहाँ पे कदरे फिर भी वो लेट आया, मगर एक बहुत अच्छी रिस्पांस मैं महसूस करती हूँ कि हमारे गिर्द इन ऑनलाइन सर्विसेज को मिली। और उसकी वजह यही है कि ऑनलाइन सर्विस से जो एक सहूलत हमें मिल जाती है, और हमारे माशरे में इसकी और भी ज़रूरत इसलिए है, स्पेशली अगर मैं ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, कि ख़वातीन जिनके लिए अदरवाइज़ उन्हें कोई इंतज़ार करना पड़ता था कि कोई घर का सरबराह लौट कर आए और फिर वो कोई बाज़ार जाकर चीज़ ले सकें, या कहीं जाने के लिए उन्हें अगर कोई मौसमी तंगी या कोई और दुश्वारी आती थी एक ट्रांसपोर्ट का ज़रिया तलाश करने में, ये ऑनलाइन सर्विसेज ने उसको कदरे बहुत आसान कर दिया। दूसरा ये, अब जब हम टैक्सी ड्राइवर्स की इन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, ऊबर और करीम ने, मैं महसूस करती हूँ कि एक आम आदमी, एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी, एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी के लिए भी गाड़ी से सफ़र करना एक सहूलत एक्सेसिबल हो गई, जो कि उससे पहले जब रवायती तरीके से टैक्सी ली जाती थी तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं था। मैंने अपने इर्द गिर्द ये महसूस किया कि लोग लेट्स से कोई रिश्ते के लिए कहीं जा रहे हैं या ख़वातीन इकट्ठी कहीं शॉपिंग करने जा रही हैं, तो वो उनके लिए बहुत आसानी हो गई कि वो गाड़ी को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मंगवा लेती थी और वो उसके थ्रू सफ़र कर लेती थी। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें एक बहुत ज़्यादा ईज़ है या सहूलत है इन ऑनलाइन चीज़ों के आ जाने से, मगर कदरे मगरिब की निस्बत हमारे ही माशरे में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि ऑनलाइन चीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो यूज़र है, यानी लेट्स से कि मैं एक बहैसियत खातून अगर मैं बाज़ार जाना चाहती हूँ शॉपिंग करने, तो कहीं ना कहीं मुझे फ़ियर कहीं ज़्यादा है उस टैक्सी को या उस ट्रांसपोर्ट को बुलवा लेने में, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड के पोटेंशियल सोर्सेज हैं जो हो सकते हैं। एट द सेम टाइम जो दूसरी तरफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उन्हें भी बहुत सारे फेयर्स और रिस्क्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। और अगला मसला इन फेयर्स और रिस्क का ये है कि ये दुनिया में हर जगह होते हैं, क्राइम भी दुनिया में। जी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो आप बात कर रही हैं ज़्यादातर जो ई कॉमर्स और बाकी ऑनलाइन शॉपिंग है उसके अंदर मैक्सिमम जो नुकसान है वो आपको मुआशी होगा, यानी कुछ हज़ार रुपये या 100 रुपये की जो चीज़ आप कहेंगी उसके ऊपर है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम इन टैक्सी ड्राइवर्स की बात करें, क्योंकि लाहौर में कई वाक़यात रूनुमा हुए हैं रवां साल, और जिस बंदे के ऊपर हम आज प्रोग्राम करें ये भी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर था जिसको कत्ल कर दिया गया। इधर तो ज़िंदगी रिस्क पे आ गई, यानी कई लोगों के कत्ल से बहुत से लोगों के दिल में खदशात, बहुत सी फैमिलीज मुतासिर होंगी, उसके ऊपर क्या कह रही है? जी, इस पे यही मैं इससे अपनी जो बात करी थी उसी को आगे अगर मैं इससे जोड़ूं, तो जब ये सर्विसेज यहाँ पे आई तो इससे बल्कि एक ये भी पहलू उभर कर आया कि इसके थ्रू बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग और स्पेशली ख़वातीन के लिए भी एक ज़रिया इनकम बन सकता था कि अगर एक खातून ही मिसाल के तौर पर टैक्सी ड्राइवर का भी काम कर सकती हैं और एक बड़ा बाइज़्ज़त रोज़ी का तरीका हो सकता था। ये इस किस्म के फियर्स ही हैं, जानो माल का ख़तरा ही है जिससे कि बहुत सारे लोग खौफज़दा हैं और इन चीज़ों को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने में एक दिक्कत और एक प्रॉब्लम उभर कर आ रही है। कत्ल या इंजरी या कोई और किसी किस्म का माली नुकसान, ये सब इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। पहली तो चीज़ वही कि हमारे जो माशरे में अदरवाइज़ बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, हर तरीके के समाजी मसाइल जो कि इन चीज़ों का आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते हैं, उनके बढ़ने के साथ साथ भी जो लोगों में एक कह लें लैक ऑफ टॉलरेंस आती है, जो लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन और तशद्दुद का एलिमेंट बढ़ता है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये टैक्सी ड्राइवर्स या ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने वालों को जो ख़तरात लाहक हैं उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया ये भी है, जिसका एक बड़ा सादी सी वजह ये हो सकती है कि कई दफ़ा हमने देखा है कि उसके टैक्सी के किराए या फेयर के ऊपर या
या महज ऐसी चीज़ों पे बहस कि जी आपने कहा था यहाँ तक जाना है, अब आप मुझे इतना आगे ले गए हैं तो वो फेयर वो नहीं रह सकता या किराया वो नहीं रह सकता। ऐसी बज़ाहिर आम छोटी छोटी बातों पे बहस व मुबाहिसा इस हद तक चला जाए कि लोग एक दूसरे पे कोई अग्रेशन दिखाएं और इस हद तक ही चले जाएं कि किसी इंसान की जान चली जाए। और इसमें एक जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मैं कह रही थी, इस तरह के ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है या कोई ई-कॉमर्स में कोई चीज़ इंसान डिलीवर कर रहा है, उनको ख़तरा है और जो दूसरे एंड पे ये सर्विस ले रहा है उसको भी ख़तरा है। ये तो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि इसमें टैक्सी ड्राइवर की जान चली गई। उसके अलावा बहुत सारे लोगों में मैं ये भी फियर देखती हूँ कि जो यूज़र है, जब टैक्सी ड्राइवर की जान जाती है तो यूज़र सोचता है कि जिस तरह उसकी चली गई है किसी सर्टन वाक़ये में, मेरी भी जा सकती है। फिर दूसरा मसला ये भी इसका एक पहलू उभर के आ सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हमारे गिर्द हो रहा है, जो माफियाज मौजूद हैं, उनके लिए भी उस जुर्म को अंजाम देने में ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ने, या लेट्स से कोई दहशतगर्दी का ही कोई वाक़या प्लान कर रहा है तो ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विस इस्तेमाल कर लेना भी उसके लिए एक तरीका और ज़रिया निकल आया कि बजाय इसके कि पहले हम सुनते थे कि किसी ने कोई गाड़ी चोरी की या कोई ट्रांसपोर्ट का ज़रिया चोरी किया या उसमें कोई फ्रॉडुलेंट तरीका इस्तेमाल किया और फिर उसको वो जुर्म में इस्तेमाल में लाया। अब वो ऑनलाइन इनके ऊपर जो इम्पैक्ट बनेगा लोगों के ऊपर, हम यूज़र एंड यूज़र की बात नहीं करते, जो हम प्रोवाइडर्स हैं उनकी अगर बात करें तो साइकोलॉजिकली वो भी तो मुतासिर होंगे। अगर 1, 2, 4, 5 वाक़यात रूनुमा होते हैं, 5 ड्राइवर्स को कत्ल कर दिया जाता, कोई मुलजिम नहीं पकड़ा जाता, तो उनके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स उनको चीज़ें इफेक्ट करेंगी, उनसे कैसे यही मैंने आपसे कहा कि जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि टैक्सी ड्राइवर और जो एंड यूज़र है, यानी जो सफ़र करना चाहता है, दोनों के लिए ही साइकोलॉजिकली इसके बहुत नेगेटिव नुकसान आते हैं। उससे कैसे उससे निबत आज़मा होने का यही तरीका है कि हमारी हुकूमत या हम एज अ सोसाइटी इस पे एक्टिव होकर अगर एक ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो हम ये इंश्योर करें कि जो इसमें मुलव्विस लोग थे वो अपने इंजाम तक पहुँचे। जो टैक्सी ड्राइवर होगा उसके पास 1000, 1500, 2000 रुपया जेब में होगा, उसको कत्ल करने का क्या मोटिव आपको समझ? यही मैंने आपसे कहा ना कि ये पॉसिबल है कि एक तो खैर ये भी पॉसिबिलिटी निकलती है कि किसी को कोई ज़ाती रंजिश हो, ये एक आइसोलेटेड वाक़या हो, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा ना हो। फिर ये बिल्कुल ही एक मामला फ़र्क है क्योंकि ज़ाती रंजिश के मामले तो किसी भी वक्त कहीं पे भी रूनुमा हो सकते हैं। दूसरी वजह, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के माफी हैं वो अगर लेट्स से कोई और ये टैक्सी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जिस तरह उबर है, करीम है, एयरलिफ्ट है, इनको इस्तेमाल में लाने लगे अपना मकसद पूरा करने के लिए और समझ लें कि वो मकसद पूरा होने के बाद या वो इंसान जो है वो उनको कोई देख लिया है या विटनेस बन गया उस क्राइम का, पॉसिबल है कि वो उसके लिए उसकी जान ही ले ले। तीसरी इसमें सूरत ये भी निकलती है जिस पहलू को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि किसी किस्म का लेट्स से कि कोई सीरियल किलिंग या कोई नफसियाती तौर पर जो लोग कत्ल करते हैं वो भी एलिमेंट इसमें कहीं ना कहीं मौजूद हो, और वो तभी रूनुमा होता है जब आपके पास कोई 5, 6, 7 ऐसे वाक़ये हो जाएं, फिर ही हम इस लाइन पर सोचने लगते हैं कि हो सकता है ये कोई नफसियाती तौर पर बीमार लोग हैं जो कि इन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो इस किस्म की इसमें मुख्तलिफ पहलू उभर के आ सकते हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें यही है कि जो हम ये ऑनलाइन सर्विसेज सहूलत मिल गई थी, जो इससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक मौशी फ़ायदा हो गया था दोनों एंड यूज़र सर्विस प्रोवाइडर को, हम उससे एक फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि जब हमें एक इस पे ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है तो दोनों ही लोग जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ टैक्सी ड्राइवर, वो भी ये करने से डरते हैं। और स्पेशली जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये था कि ख़वातीन के लिए भी इससे एक ज़रिया मौश निकला था, और ख़वातीन जो पहले ही बहुत डरती हैं अकेले सफ़र करने में, अकेले बाहर जाने में, उनका इस सर्विस को इस्तेमाल करना या इस सर्विस को मुहैया करने में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है, जिससे कि मज़ीद फिर एक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है इस वजह से कि लोग साइकोलॉजिकली इतने डरे हुए हैं कि वो उसको इस्तेमाल करने में महसूस नहीं करते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक्सर शबीर की, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। अगर इस चीज़ को समराइज़ किया जाए तो यही है कि अगर पुलिस इन वाक़यात को हल कर ले और मुल्ज़िमान को पकड़ ले तो एक तो वजह सामने आ जाएगी और दूसरा जो लोगों का एतमाद है वो भी बहाल हो जाएगा। जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि ना सिर्फ मौशी तौर पे बहुत लोगों को नुकसान होगा बल्कि एक बहुत बड़ा तबका जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है उसमें भी एक खौफ की लहर जो है वो दौड़ जाएगी और उसकी वजह से लोग जो है इसको इस्तेमाल करने से कतराएंगे। जबकि दूसरी जानिब जो मुदई है उसने अपना बेटा खो दिया और उसके 4 मकतूल के बच्चे जो हैं वो बेआसरा हो गए, तो उनको भी इंसाफ जो है वो इसी तरह मुहैया किया जा सकता है कि उनके वालिद के कत्ल की असल मुहरिकात सामने लाई जाएँ और मुलजिम जो हैं वो पकड़े जा सकें। जबकि
पुलिस इस हवाले से यही राय रखती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे यही राय रखते हैं कि तमाम केसेस की तफ्तीश जो की जा रही है और ना सिर्फ साइंटिफिक तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं बल्कि टेक्निकल तरीकों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुलजमान को ट्रेस आउट किया जा सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पानी।